सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, ये ख्वाब था जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिसकी ताबीर पाने के लिए कप्तान हलकान हुए जा रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि ख्वाब और हकीकत में बड़ा फ़र्क होता है। इक़्तिदार में आकर इमरान खान साहब बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन ये खलकत नहीं भूली, ये मीडिया नहीं भूला। जनाब वज़ीर आज़म कुछ याद हो ना हो, हमें सब याद है। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो पेट्रोल महंगा होने पर नारे मारा करते थे कि करप्ट हुक्मरान अपनी करप्शन के लिए अवाम पर ये सितम तोड़ते हैं, अगर वो हुकूमत में आए तो पेट्रोल से टैक्स खत्म कर देंगे और अवाम को ये सहूलत कौड़ियों के भाव मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था और नए पाकिस्तान में बार बार बढ़ती पेट्रोल की कीमत हकीकत। माजी में कप्तान का एक नारा मस्ताना यह भी हुआ करता था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन आज इस पर भी मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि यह सिर्फ एक ख्वाब था और हकीकत यह है कि दोस्त ममालिक की बार बार कासा लेसी के बावजूद ना सिर्फ IMF के पास जाना पड़ा, बल्कि इस वक्त चाल ही IMF की रही है। पहले वज़ीर आज़म का दावा था कि कप्तान ठीक हो तो सब कुछ ठीक कर लेता है, लेकिन आज इन्हें पता चल गया है कि यह सिर्फ ख्वाब था। हकीकत यह है कि टीम के बगैर अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। ख्वाब यह था कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, हकीकत यह है कि नवाज शरीफ लंदन चले गए और जरदारी हवालात से अस्पताल और इमरान खान कुछ भी ना कर सके। हद तो यह है कि तब्दीली की बात करने वाले अब सुकून कब्र में आने की बात करने लगे हैं। और भले यह सच हो कि टीका लगने के बाद इन्हें हुरें दिखाई देती हैं, लेकिन जो महंगाई का टीका उन्होंने अवाम को लगाया है उससे लोगों को दिन में तारे नजर आ गए। ख्वाब यह था कि अकेले ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है हुकूमत क्या अपनी पार्टी ही नहीं समझ रही। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत और पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक के होते भला ऑपोजिशन को इनके खिलाफ किसी साजिश की जरूरत है? आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो खबर आ गई है कि ये आतिफ खान साहब, ये जो ग्रुप बना और परवेज़ खटक साहब, ये मुकाबला काफ़ी अरसे से चल रहा था ये इन ग्रुप्स का, तो अब कहा जा रहा है कि वो आतिफ खान किसी से जाकर मिले, किसी रिटायर्ड ऑफिसर से, उसमें वो ख्वाजा आसिफ से पहले मिल चुके थे, ये बड़ा हथियार परवेज़ खटक को मिल गया और उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। इमरान खान साहब ने उनको सुना भी नहीं और तीनों को बरतरफ कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? इमरान खान से पूछे बगैर लोग मिल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। ये सारी गेम हो क्या रही है? मामला ये है कि उसामा साहब, सियासी लोग जो भी होते हैं इनकी मुलाकातें होती रहती हैं और एक रिटायर्ड अगर एक ऑफिसर से मुलाकात हो जाती है, इत्तेफाक से ख्वाजा आसिफ की पहले उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद आतिफ खान की होगी मुलाकात, उसके बाद 20 के करीब लोग जो हजाताबाद में उन्होंने इकट्ठे खाना खा लिया। अब दो ये इवेंट थे और इसके वो जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस इदारे के हवाले से भी नाम आ रहा है, यानी IB का नाम आ रहा है, अच्छा, और एक जो मशीर है ब्यूरोक्रेसी से जिनका तल्लक है इमरान खान के, उन्होंने इस रिपोर्ट के तैयार करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। परवेज़ खटक साहब को ये मौका मिल गया, इस मामले को उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेश किया, IB की रिपोर्ट ने उसकी तस्दीक की कि ये सब मुलाकातें हुई हैं। IB की रिपोर्ट ये थी। हाँ जी, KPK के जो है उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जनाब, हम तो पहले कह रहे थे। और ये मामला यहाँ पे नहीं ख़त्म किया गया जी। साबित ये करने की कोशिश की गई कि आतिफ खान ग्रुप जो है ना सिर्फ KPK हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, बल्कि मरकज में और पंजाब में भी हुकूमतों के खिलाफ साजिश कर रहा है। और जो न्यू लंदन प्लान हो रहा है उस हवाले से ख्वाजा आसिफ और इनकी उस अफसर से मुलाकात होना, लिहाजा ये एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी बना के पेश की गई। और यहाँ तक कहा गया कि काफ लीग के चूँकि अब्दुल कदूस जो बजिंजो है उनसे रबते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वहाँ पे भी एक अदम एतमाद की तारीख लाई जा सकती है, पंजाब के अंदर भी अदम एतमाद की तारीख लाई जा सकती है। बहुत सारे लोग जो है PTI के वो नून लीग और काफ लीग के साथ राब्तों में हैं। लंदन प्लान बैठ के तैयार हो रहा है। ख्वाजा आसिफ और इनकी मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी है और मरकज़ के अंदर भी इस तरीके से
तो ये इतना बड़ा ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी का प्लान बना के पेश किया गया। तो इमरान खान साहब ने, चूंकि आतिफ खान तो पहले ही एंटी खटक ग्रुप है, वो तो पहले सबसे पता है, लिहाजा उन्होंने तस्दीक करना भी गवारा नहीं की और इस मामले पे 3 जो वुज़रा हैं उनको कुर्बान कर दिया गया। अब मामला ये है कि देखना ये है कि वो किस सिनेरियो में थी, किस पैराए में मुलाकात थी, क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के हवाले से थी, या कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं कि एक पैगाम रसानी के तौर पर किसी को इस्तेमाल किया जाता है, दबाव के लिए ख्याल से इस्तेमाल किया मौका जाता मिलना है। चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इमरान खान से पहले भी ये महमूद खान के खिलाफ बातें करते रहे शेराम तरकई और आतिफ खान, तो उनको ये लग रहा था कि बिल्कुल सही होगा कि पहले भी ये चूंकि एंटी तो है ही हैं, तो मैं भी किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ये बने हूँ। अच्छा, बाबर डोगर साहब, जब इमरान खान साहब क्रिकेट टीम के कप्तान थे, आपको भी पता है, मशहूर है कि जी चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, इतना डिसिप्लिन होता था, इतना खौफ होता था। वसीम अकरम से पूछ लें आप, वकार यूनुस से पूछ लें, जितने खिलाड़ी उस वक्त खेलते थे, वो कहते थे कि जनाब को कैच छूट जाए, कोई ऐसा वैसा कोई काम हम कर जाएं तो हमें होता था पता नहीं क्या होगा, हम दौड़ते फिरते थे कि इमरान खान से सामना ना हो जाए। आज क्या हो गया सियासत में? उसामा साहब, आतिफ जो थे पहले उनके सबसे मंजूर नज़र थे। एक टाइम वो था कि वो इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाह रहे थे और चीफ मिनिस्टर केपी के बनाना चाह रहे थे। उसके बाद परवेज़ खटक जो हैं वो परवेल किए, उन्होंने महमूद खान को वज़ीर आला बना दिया। अब मुझे एक बात बताएं जी, केपी के की गवर्नमेंट के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन उसका जो हालात है वो भी आपके सामने है। वहाँ पर एक BRT वो जो एक सर मार्च का मैंने सुन लिया, अब कहा है जी मार्च में। उसामा साहब, मार्च भी आई खड़ी है, मार्च कौन सी दूर है, आपको पता चल जाएगा। ये हालात पंजाब में चल रहे हैं। पंजाब में और KPK में सिर्फ इतना फ़र्क है, पंजाब में इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, KPK में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। वहाँ पर आपने 3 मिनिस्टर सिर्फ इसलिए उड़ा दिए कि वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर करप्शन है, मिस गवर्नेंस है और हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से उड़ा दिए। पंजाब में आप इसलिए नहीं उड़ा सकते कि उसका इशू ये है कि यहाँ से उड़ाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट नीचे गिर जाती है। नहीं बाबर साहब, ये जो मुलाकातें हैं, ये जो डिनर हो रहे हैं, ये सब वैसे ही थे, ये कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं थी कि चलें आपको शिकायत है महमूद खान से, आप अपना इमरान खान से मिलने की कोशिश करें, उनसे बात करें, सबूत लेकर आएं कि करप्शन हो रही है। इमरान खान साहब के सारा कुछ नॉलेज में है, उनको ये बताते रहे हैं। उनको इसलिए नहीं सुना गया कि इमरान खान को पता है, इमरान खान को वो बताते हैं, एक एक चीज़ बताते रहे हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट जो KPK में या पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलाई जा रही है। वहाँ पर बाअसर ग्रुप बैठे हुए हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ के 5 प्यारे थे, यहाँ पर भी कुछ बड़े प्यारे हैं, चाहे वो परवेज़ खटक हो चाहे जहांगीर तरीन हो। उनके ज़रिए से ये दोनों गवर्नमेंट चलाई जा रही हैं, चलवाई जा रही हैं। वो जब जो उनके मंजूर नज़र हैं वो अय्याशी कर रहे हैं, चाहे वो स्याह करें, सफ़ेद करें। साहब ये तो वो आप इमरान बताएं खान ना की आंखें बनी हुई हैं, वो इमरान खान के काम बने आटा हुए और हैं। चीनी बहरान के पीछे तो नहीं है ना कामत का। सर लेकिन वो मीटिंग में पता क्या हुआ है, काबीना में इमरान खान साहब बरहम हुए हैं, मौशी टीम पर उन्होंने कहा मुझे ब्रीफिंग दे 5 के 5 बंदे कि मुझे मिसगाइड किया जा रहा है, मुझे आप कह रहे हैं कि जी महंगाई कंट्रोल होने वाली है, हो रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, उस पर वो बरहम हुए हैं। यार अब टीम नहीं कुछ मुझे कर रही है। खरल साहब, मुझे एक बात बताएं। रहीम यार खान से 150 ट्रक, रहीम यार खान से 150 ट्रक रोजाना जा रहा था KPK और बलूचिस्तान, 150 ट्रक रोजाना। सर इमरान खान थाना सड़क पे खड़ा हो आबादपुर जाए। में मुकदमा नहीं, दर्ज है, खैर साहब इमरान खान थाना सड़क पे कोट खड़ा होकर सफदर देखे। में मुकदमा दर्ज है। और पता किन के खिलाफ? वो लोग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ वाबस्ता हैं। एक उनका सदर है, वो एक आमर अलीम या अलीम फ्लोर मिल्स है, वो MP हैं PTI के, और उनकी तस्वीरें अगर देखें तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन के साथ है उनकी। एक पर्चा उनके ऊपर हुआ है, तरीन साहब का कह देते हैं, एक पर्चा उनके ऊपर हुआ है अभी। भेज रहे हैं 150 ट्रक डेली जा रहे गए थे। हैं। अब पुलिस की शामत आ गई है कि आपने ये ट्रक क्यों पकड़े। अच्छा, पुलिस की शामत आ गई कि आपने इनके ऊपर मुकदमा क्यों किया है, आपने नामजद क्यों किया है। रहीम यार खान से एक सादकाबाद तहसील की कोट सब्जला थाना रहीम यार खान में वो भी आता है, दूसरा है आबादपुर अलीम फ्लोर मिल, वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, किन्होंने बनाया, वो किसके टिकट से MPA मुंतखब हुए हैं, किन लोगों ने उनको MPA करवाया है। 150 ट्रक, इस तरह सिंध से 150 ट्रक रोजाना जा रहे थे। तो मामला ये है कि ये जो चीनी का बहरान है और ये जो आटे का बहरान है, ये इमरान खान साहब को ये रिपोर्टें नहीं मिलती।
कि इसके पीछे कौन सर, है। 45 रुपए वाली चीनी 80-85 रुपए तक पहुंच रही है। सर, आटा जो 89 30 कुल रुपए मिल रहे हैं वाला पाकिस्तान में 70 शुगर रुपए मिल तक पहुंच गया है। सर आप ये भी तो बताएं ना कि 89 मिल रहे हैं टोटल पाकिस्तान में शुगर मिल की, 40 सियासतदानों की हैं या वो उसमें पार्टनर है। 9 में तो आसिफ जरदारी साहब, वो ओमनी ग्रुप, 9 तो शुगर मिले वो हैं, तो वही तो सारे सियासतदान हैं, वो कैसे कीमत कम करेंगे? पंजाब में कौन मालिक है शुगर मिलों का? पंजाब में सबसे ज्यादा शुगर मिलें कौन सी हैं? पंजाब में शुगर माफिया मुझे कौन इतना है? पता है 15% कल अभी जहांगीर 3 साहब साहिवाल गए हैं, 60 गाड़ियों का कैवलकेट था, किसका? वीवीआईपी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, अली वहां पे तरीन का अरबों बेटे रुपए का। के वो जराई पैकेज का अनाउंस करके आए हैं। किस कैपेसिटी में? कौन है वो? कौन सा वो साथ लोग सरकारी गाड़ियां साथ, ये भी तो हो सकता है लोग दूसरे लोग साथ हों, ये भी तो हो सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल क्या था? उबर था उनके साथ? सर उबर ने अपनी गाड़ियां कह दी आप चले तो उबर की गाड़ियां आपके साथ चलेंगी। सर आप ये तो अब हो सकता है कि वहां पर लोग आए हों जो वहां के मकामी अब एमपी है। खैर साहब आपको एक और भी बता दूं कि आपके दो डॉक्टर शैब जो हैं उनको वो भी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि उनको होम सेक्रेटरी लगाया जाए और आईजी CM पंजाब के लिए एफर्ट लगा कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर शैब अच्छा। जो हैं और और नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे जी, और नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो जहांगीर तीन को एक आंख नहीं भा रहे। पुराने खोखर साहब उनके मंजूर नज़र थे। चीफ मिनिस्टर साहब नए जो हैं वो जहांगीर तीन के ब्लू आइड हैं। वो जो हैं वो खुद चीफ सेक्रेटरी से खुश नहीं है। मेरिट पर काम हो रहा है लेकिन ये ना जहांगीर तीन को भा रहा है, ना चीफ मिनिस्टर को भा रहा है, ना गवर्नर साहब को इससे खुश हैं। तो खान साहब ये भी बड़ी रूमर उड़ाई जा रही है कि जी कि भरपूर कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है इन दोनों को तब्दील करवा दिया जाए और फिर वही हो जो ये चाहते हैं। ये दिन को रात कहें, रात हो, रात को दिन कहें तो दिन हो, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन अभी चाहिए। एक इस नई तरह की की पॉलिसी गवर्नेंस तैयार चाहिए। कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, सुन लें। अगर एक ये हो नई जाएगा, हर पॉलिसी प्लेन बन बात रही सुनेगा। है, एक नई पॉलिसी बन रही है। मैं आपको एडवांस खबर दे दूं, वो पॉलिसी ये बन रही है कि अब जो जिसको खान साहब मना करते थे ना पंजाब में, अब वो नाफिजुल अमल हो रहा है। ये नई रिफॉर्म्स आ रही है। अच्छा, कि पुलिस के एसएचओ की, डीएसपी यानी एएसपी या एसडीपीओ जो डीएसपी होता है वो, डीपीओज, डीआईजी, आरपीओज, इनकी जो तकर्री है ना, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? किन की मुशावरत से होगी, किन की मंजूरी से होगी? मेयर ना जी, पॉलिटिशियंस जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के पीटीआई के एमएनए एमपीएज होंगे, नहीं सर, उनकी सर वो तो उनकी मेयर के पास सिफारिश आएगा, के ऊपर बल्दियाती हुकूमत के साथ मुशावरत होगी। वो बल्दियाती हुकूमत तो जब आएगी देखा जाएगा ना, वो तो जब आएगी। सर मामला ये है कि तबाह करेंगे इस आप तरह। जो कैसे पोलिटिसाइज मुमकिन करने की एक्सट्रीम लेवल जो इंतहा है ना, अब वो पॉलिसी और खाका तैयार कर लिया गया है। उसके लिए लिस्टें बनाई जा रही हैं। एमएनए एमपीएस को कहा जा रहा है कि वो बताएं कि उनके इलाके में डीपीओ उनको कौन सा चाहिए, उनको एसडीपीओ कौन सा चाहिए, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमपीए को एसएचओ अपने थानों में कौन सा जो चाहिए, कमा के दे। ये जो एक लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, बकायदा रिपोर्टें बना रहे हैं, रिपोर्टें मांगी जा रही हैं और इस बुनियाद पे अब तबादले और तकर्रियां होगी नहीं हो पुलिस के सकता अंदर। सर, नहीं करल साहब, एक ये ऐसे खाका बनाया इमरान जा खान रहा साहब है। सारी गवर्नेंस का बेड़ा गर्क इसी कर देंगे, इस तरीके तरह तो से हो ही नहीं सकता। मैं मानता ही ब्यूरोक्रेसी नहीं। के अंदर के एसी कौन होगा, तहसीलदार कौन होगा, वो जो मामला है उसके बाद डीसी कौन होगा, नीचे उनके जो महकमों के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोड कौन होगा या प्रोविंशियल उनका बिल्डिंग। अच्छा, तो अब खैर मामला साहब, ये अगर है ऐसा हो कि ये गया भी ना- एमपी एमएनएस की अच्छा। अप्रूवल से या उनकी अच्छा, मर्जी से अगर ऐसा हो लगाए गया, जाएंगे। खैर साहब, अगर अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा डॉक्टर साहब तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर खान साहब का जो बयानिया है या जो उनका नैरेटिव है वो तो उसका अगली खबर पर जाना है मुफ्ती साहब। ये तो भरपूर, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ। चाहे वो काफली को, अब काफली का नाम आता है तो आप बुरा मनाए जाते हैं। काफली की भी यही डिमांड है, काफली को पीटीआई के सारे एमपीएस की बुरा यही क्यों डिमांड है। मनाते यही हैं? डिमांड है कि हर हमारी मर्जी का एसएचओ, हमारी मर्जी का डीएसपी हो, हमारी मर्जी का डीपीओ, चाहे उसके केसेस नैब में हो, चाहे उसके केसेस एंटी करप्शन में हो, चाहे वो पल्ले दर्जे का करप्ट हो, लेकिन बंदा वही हो जो हम चाहें। अच्छा, एक तो इसके लिए भरपूर साजिश पंजाब में हो रही है। साहब को इस पूरी हद तक कोशिश की कन्विंस जा करने रही की है। कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर अच्छा, इलेक्शन आप ब्यूरोक्रेसी। चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन या अगला इलेक्शन, तो आप प्लीज ब्यूरोक्रेसी की बातों पे कान मत धरें। नून लीग भी इसलिए कामयाब होगी लेकिन उनके इमरान पटवारी खान ऐसे साहब आपने कोशिश थे। कर रहे हैं। देखिए, तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, खरल गुलजार साहब इसके साथ है। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी की आपने साहब बात को छेड़ी है। नहीं तो सबसे उनके जो बड़ी लेफ्ट खबर- राइट हैं, खैल साहब जो उनके लेफ्ट जहांगीर जहांगीर तरीन है, इमरान के गुलजार लेफ्ट साहब राइट ये जहांगीर तरीन है
और वो खटक साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, एक उनके केपीके वाले कंधे पर बैठा हुआ है, दूसरा उनके पंजाब के कंधे पर बैठा हुआ है। जो वो चाहते हैं अपनी मर्जी से वो बातें मंजूर करवा लेते हैं। अच्छा, अब ये भरपूर कोशिश की जा रही है किस तरह से इस आईजी और चीफ सेक्रेटरी से जान छुड़ा ली जाए और अपनी मर्जी का बंदा लेके आया जाए, ताकि वही जो हम चाहें वही हो। तो देखिए खान साहब कब तक इनका प्रेशर सस्टेन करते हैं। लेकिन एक बात है कि खान साहब कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, कि किसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सके। अब कलीम इमाम साहब का जो मामला है, वो जाके सिंध के वज़ीर आला से भी मिले, मुराद अली शाह से, उनको भी ये उन्होंने कहा कि अच्छा इस मामले का कोई हल निकालते हैं। फिर यहाँ तक कह दिया गया कि ठीक है हम तब्दील कर रहे हैं। फिर वो GDA सामने आ जाती है, फिर तहरीक इंसाफ के सिंध के लोग सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, ये ना करें आप। फिर वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया IG को, उनसे मिले। अब अंदर की खबर ये है कि उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीज़न लगाया जाएगा और उसके बाद ही कोई नया IG आएगा सिंध में, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी नाराज़ ना हो, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत भी नाराज़ ना हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि एक सियासत में ही है कि रास्ता निकाला जाए। तो फिर ये बेहतरीन हल है, इस पे कलीम इमाम साहब भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा मुझे डिग्निफाइड तरीके से चलो पोस्टिंग मिल गई है, एक बड़ी पोस्टिंग है। मामला ये है कि 31 जनवरी 2 दिन बाद रिटायर हुए अमजद जवेद सलीमी साहब, जो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न। 2 दिन बाद वो सीट हो रही है खाली। कलीम इमाम साहब को वहाँ पे लगाया जा रहा है। मुझे ये बताएं उसामा साहब कि सिंध हुकूमत कई माह हो गए, अब कई हफ्ते हो गए, बल्कि कई माह हो गए हैं, वो चीख चीख के कह रही है कि जनाब हमें ये IG नहीं चाहिए, हमें ये IG नहीं चाहिए। और IG साहब जो बयान दाग रहे हैं, कभी वो सियासी जिस तरह के एक अदाकार के तौर पर, वो पुलिस ऑफिसर के तौर पर सामने नहीं आ रहे। कभी वो कहते हैं मैं मार के भी 1.25 लाख का रहूँगा, कभी वो कहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र आप नहीं करवा सकते, मैं जब चाहूँगा उस वक्त मुझे ट्रांसफ़र होगी, उससे पहले आप नहीं मुझे छेड़ सकते। कभी वो कहते हैं कि हुकूमत मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अफसरान को मुखातब करके कहा था, लेकिन उसको गलत उसका रंग दिया गया। हालांकि उनकी वीडियो मौजूद है, जिस तरह वो अच्छा अफरीदी साहब तो दी नहीं। मामला ये है कि एक और मामला है, एक DIG खादम हुसैन जो है जी उनके सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए ट्रांसफर के। दूसरा डॉक्टर रिजवान है SP, उनके ट्रांसफर के ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। हाई कोर्ट रिजवान वही है ना जिन्होंने मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि इम्तियाज शेख पर, पीपल्स पार्टी के जनाब सिंध हाई कोर्ट की मदद करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि IG की मुशावरत के बगैर आपने अफसरान को तब्दील क्यों किया। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने रोका भी हुआ है कि सिंध हुकूमत को कि IG को तब्दील नहीं करेंगे। दूसरी जानब सिंध हुकूमत को एक IG को तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अंदिया दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं जी। इसके बाद मामला ये है कि क्या पंजाब के अंदर 5-6 IG आपने तब्दील नहीं किए, क्या KPK के अंदर आपने तब्दील नहीं किए, लेकिन क्या सिंध हुकूमत का ये हक नहीं है कि अगर वो अपनी मर्जी का IG, और वो कह रहे हैं कि 5 नाम हम भेज चुके हैं, इसके बाद मजीद हम नाम नहीं भेजेंगे है ना। बाबर ठोकर साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने यहाँ तो आप उनको फुल मार्क्स दें कि सिंध हुकूमत की भी मान ली, और अगर ये वाकई बात सही है कि उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन लगाया जा रहा है, तो बड़ी अहम पोस्ट है, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम पोस्ट है। तो एक डिग्निफाइड तरीके से मामला हल कर लिया गया। उसामा साहब, क्या डिग्निफाइड तरीके से मामला हल किया है? IG जो है वो एक पॉलिटिशियन बने हुए हैं, वो जनाब जिस खैर साहब ने कहा वो बयान दाग रहे हैं कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ ये हो रहा है, आप मुझे बदल नहीं सकते, मैं मेरी अगर खुदा की मर्ज़ी ना हो तो आप मैं तो तब्दील नहीं हो सकता। तो इस तरह के अगर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देनी शुरू कर दें, मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई सेक्रेटरी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है और सीधा कहता है कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और फेडरल गवर्नमेंट मुझे बदल नहीं सकती। तो मैं देखूंगा कि किस तरह से वो ये उन्होंने जो इमरान खान साहब को जाके कहा कि जी आप जहां कहेंगे मैं सर्व करूंगा, मैं तो हुकूमत का रियासत पाकिस्तान, पहले तो ये बताएं कि साजिश कौन कर रहा है, कौन बंदा के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो मुतहद हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, वो मुतहद हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो अंडर द कमांड है चीफ मिनिस्टर सिंध के मुराद सईद के, मुराद अली शाह के। तो वो कह रहे हैं कि CM मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, CM मेरे जो है वो मेरे खिलाफ मुझे हटाने की साजिश कर रहा है। उसका मजाज अथॉरिटी है, वो मजाज अथॉरिटी है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध को जाके रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनाब चीफ सेक्रेटरी और IG जो हैं वो CM के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप CM के मतहत हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लें,
लेकिन अल्टीमेटली आपकी अथॉरिटी सीएम है। इमरान खान अब जो रिसेंटली गए हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, आईजी को भी बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनको कन्वे किया कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर हैं, आपने जो भी करना है उनकी मुशावरत के साथ करना है। बिल्कुल ठीक है। अब हालात ये हैं कि सिंध में आपकी पॉलिसी बदल जाती है, वहाँ पर आप ये कहते हैं कि जो आईजी है वो सिंध कैबिनेट की मीटिंग में जाता ही नहीं है, वो जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में चला जाता भी तो है ना। वो कहते हैं हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमसे पूछे बगैर आप आईजी किस तरह लगा देंगे। वहाँ पीटीआई के लोग यहाँ पर चौधरी प्रेरलाई कहते हैं तो उसकी बात नहीं सुनते, प्रेरलाई साहब जो कहते हैं उसकी बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पर जीडीए को कहा जाता है कि आप जो हमारे लाई तो हम आपको नाराज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी तो आपने काफली को नाराज किया हुआ है ना, काफली जो डिमांड कर रही है कि हमारे बंदे नहीं लगाए जा रहे, हमारे बंदे नहीं कोमोडेट इमरान किए जा खान रहे। साहब को जो वहाँ पे परसेप्शन दिया और जो रिपोर्ट्स बताई या जो तासर दिया है ना कि मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई है कि मैंने जनाब कैबिनेट के बहुत सारे मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जबकि वो रिपोर्ट्स जो है उसमें एग्जैजरेशन है बहुत ज़्यादा। और जिन एक दो लोगों के बारे में उन्होंने लीक रिपोर्ट कराई, उनका पोस्टमार्टम हुआ है और लोग उल्टा दावे कर रहे हैं जनाब आए आप हमारे ये साबित करें चीज़ें। तो मामला ये है कि ये आज जिस तरह से वो मुलाकात उन्होंने की है, ये भी एक सालसी मुलाकात है। और आईजी का काम ये नहीं बनता कि वो जाके सियासत करे, वो जाके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बातें करे, वो जाके मीडिया में जाके एक पब्लिकली जाके अपनी मुझे एक बात बताएं, पंजाब में और अगर हुकूमत नहीं रखना चाहती तो मत रहे। पंजाब का आईजी यही स्टेटमेंट दे दे जो कलीम अमान ने दी है, केपी का आईजी दे दे, केपी का आईजी दे दे, पंजाब का आईजी दे दे, तो वो स्टे करेगा, वो यहाँ पर रहेगा। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, वो कह रहे थे कि सीएम मेरे साथ साजिश कर रहे हैं, के जुमरे में आता है डॉक्टर साहब। ये सर ये पंजाब में साजिश नहीं हो रही। ये जो 20 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, ये जो अब कल पंजाब असेंबली में आईजी को बुलाया गया, ये साजिश थी। इमरान खान साहब ये कल साजिश थी। मुझे एक बात बताएं, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब जो हैं वो इमरान खान की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर इमरान खान की जो सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब की जो ज़ाती सिक्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उनको रोकती हैं कि भाई आप तो जा सकते हैं, आपका पीए वहाँ पर नहीं जा सकता, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, आपके साथ आपका पीए। वो इंसिस्ट करते हैं कि मैंने अपने पीए को साथ लेके जाना है अंदर, इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो मना करते हैं कि जी आपका पीए नहीं जा सकता। तो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पीए सिक्योरिटी में उनके पास लिस्टें आ जाती हैं, उनके नाम आ जाते हैं। अब दोस्त मजारी साहब जो है वो अगले दिन असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब मेरी तो प्रिविलेज ब्रीच हुई है, मुझे पुलिस ने रोका है। उस पर आईजी को बुला लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो पुलिस तो थी नहीं, वो तो इमरान खान साहब की जाती सिक्योरिटी और जाती कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। यानी उस मामले में भी आईजी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर आईजी को बीच में साजिश की गई कि ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करना है। वहां पर यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। और सिंध में आप एक तरफ आप देख लें कि ये हम बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट एक व्यू देते हैं जो हमें लग रहा हो बतौर साफ़ी कि सही है। अब कलीम इमाम साहब के हवाले से आपने देखा कि ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ उसमें दुरुस्त है कि वज़ीर आला के पास इस्तेहक़ाक़ है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कि अपनी टीम चुने। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आप देखें कि सिंध में क्या हुआ है। 5 साल में 1300 लोगों ने खुदकुशी की है। ये इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है, इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सिंध के हवाले से तशवीशनाक खबर यह है कि 5 साल में 1300 अफराद ने खुदकुशी की है सिंध में, और मीरपुर ख़ास में खुदकुशी करने वालों की तादाद 646 है। और थर में भी इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर बात करें। कर्नल साहब, ये जितने करप्शन के मामलात हैं वो ख़ास तौर पर सिंध के हों, वो आप कई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने लेकर आए। अब इस पर इंसान क्या कहे कि ज़्यादा वजूहात इन खुदकुशियों की हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी, और फिर पानी के मामले पे 13 अरब रुपए तो एक प्रोजेक्ट में ये सिंध हुकूमत में करप्शन सामने आ गई है। किससे सवाल किया जाए? मामला ये है कि उसामा साहब, अवाम बेशक मर जाए लेकिन भुट्टो फिर भी जिंदा है।
अब मुझे ये बताएं कि सिंध वालों का क्या कसूर है? आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया, उसके तहत भी आप लोगों की ज़िंदगियां नहीं बचा सके, क्योंकि वो पैसा किधर जा रहा है आपने देखा ही, हज़ारों सरकारी अफसरान को जा रहा है। सरकारी अफसरान निकल आए। फिर जो डेरे पे काम करने वाले हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर हैं और ज़ाती जो आपके मुलाजमीन हैं, जो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली वहाँ पे हैं, जो सेनेटर हैं, जो MNA हैं, जो MPs हैं, उनके अपने जो मुलाजमीन हैं उनको अपनी जेबों की बजाय सरकारी ख़जाने से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सिंध के अवाम का जो हाल है, और जिस तरीके से आपने देखा कि जो खुदकशीज़ हैं, जो खुदकशियाँ हुई हैं, इनकी वजूहात क्या है? गुर्बत है, बेरोज़गारी है, परेशानी है, अफलास है, भूख है, सर्दी है, खुले आसमान तले सोना, ना छत है, ना आपके पास चारपाई है, ना आपके पास दवाई है, ना आपको किसी किस्म का आपको फर्स्ट एड मिलती है। थर के अंदर आप देख लें कितने बच्चे मरते हैं सर, साफ पानी जचगी के दौरान देख लें, साफ पानी का सिर्फ एक मनसूबे की आपने बात की ना। अभी RO प्लांट की कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हो रहा था, उन्होंने कहा कि 150 अरब रुपए जो है आपने डिकार गए, और उसी कंपनी को जिसने एक प्लांट नहीं लगाया 237 प्लांट का ठेका भी फिर उस कंपनी को दे दिया। आप कोई एक महकमा ले लें, कोई एक शोबा दे दें, जब आपका जो अरबों रुपए का आवाम का जो पैसा है वो जरदारी के फ्रंट मैन अनवर मजीद जो बेसिकली उन्हीं की शुगर मिले हैं, उन्हीं को वो सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपए जाएगा। जब सिंध बैंक आप लूटेंगे, जब सरकारी आपको जो वफाक से पैसा मिलता है जिस पे ये लड़ाई हो रही है, जो आपको सूबे से पैसा मिलता है लोगों से टैक्स लेके, वो पैसा कहाँ से निकल रहा है? वो बिलावल हाउस जा रहा है, वो बिलावल हाउस के कुत्तों का खाना उससे आ रहा है, उससे अयान अली की टिकटें बन रही हैं, उससे बिलावल हाउस का खर्चा चल रहा है, उस पर फरियाल तालपुर जो है उनके खाने और वो नवाब अक़साम की चीज़ें आ रही हैं, जरदारी साहब के घर का खर्चा चल रहा है, उनके जो ट्रैवल और एक्सपेंडिचर और जो बिजली के बिल और सारे मामलात हो रहे हैं। बिलावल हाउस के अतराफ में 42 साहब घर और प्लाट ले लेते हैं। मामला ये है कि ये अरबों रुपया जो आवाम आपको देती है टैक्स की मद में, वो उनके ऊपर लगाने के बजाय इन लोगों की जेबों में, इनके फेक अकाउंट्स में, अच्छा, और दुबई में अपार्टमेंट, होशरुबा खबर है बरतानिया के अंदर। आखिरी खबर जो है, लेकिन बाबर डोगर साहब, ये 1300 खुदकुशियां जो सिंध में हुई हैं, ये खुदकुशियां ही हैं या ये कत्ल भी कहला सकता है कि अगर किसी शख्स को गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि वो इस कदर मायूस हो गया है, तो क्या सिर्फ वही शख्स जिम्मेदार है, वही कसूरवार है, उसी को सजा मिलनी चाहिए, या हुक्मरानों के गिरेबान तक भी हाथ जाने चाहिए? उसामा साहब, भुट्टो साहब का फलसफा क्या था? रोटी कपड़ा और मकान। अब ये जो खुदकुशियाँ हैं, इनकी जो वजूहात बयान की गई हैं, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बताया गया कि ये लोगों ने खुदकुशियाँ क्यों की हैं, उसमें बेरोज़गारी, गुर्बत, घरेलू झगड़े, बीमारी और डिप्रेशन, तमाम चीज़ें गुर्बत की वजह से हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करना क्या है? क्यों लोग वोट डालते हैं? क्यों ये जमहूरियत है? जमहूरियत किसके लिए है? इस गरीब आवाम के लिए है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, जब वोट लेने जाते हैं, तो लोग आपको क्यों वोट डालते हैं? अपने मसाइल के हल के लिए, कि उसके बेटे को तालीम मिल जाएगी, उसके बेटे को रोजगार मिल जाएगा, उसको हेल्थ की फैसिलिटीज मिलेंगी, साफ पानी मिल जाएगा, कोई खाने को कपड़े चीजें मिल जाएंगी, कोई तन में पहनने को कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन इंटीरियर सिंध में, थर में आप देख लें, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में गाय भैंसें बांधी हुई हैं, स्कूलों पर वडेरों का कब्जा है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो इंतहाई गरीब लोग जो कमा नहीं सकते, वो लोग जो कमाई के इस काबिल नहीं कि वो कमा सके, उनके लिए है। वो भी MNAs, MPs और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खा गए। उन्होंने अपने घरों में अपने ज़ाती मुलाजमों को सारा उनके नाम पर पैसे निकाले, अपनी बेगमार के नाम पर ये पैसा खा गए। इससे ज़्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। ये जो कागज़ है, ये जो बुक है, ये भरी हुई है कि किस तरह सिंध गवर्नमेंट ने पानी के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर अरबों रुपया करप्शन की नज़र चला गया है। अरबों रुपया इन वडेरों के पास चला गया है। वो पैसा जो एक आम आदमी के लिए खर्च होना था, वो निवाला जो एक गरीब बच्चे के मुंह में जाना था, वो निवाला इन लोगों के मुंह में जा रहा है, इनके बच्चों पे जा रहा है। तो एक गरीब आदमी क्या करे जिसके पास खाने को रोटी नहीं है,
जिसके पास पीने को साफ पानी नहीं है, जिसके पास अपने बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल ले जाए उसके बच्चे को कुत्ता काट जाए, अस्पताल जाए तो वापस वैक्सीन नहीं है, तो वो क्या करे? वो खुदकुशी करेगा। अच्छा, ये आई तो ओपनर है उसामा साहब, ये आई ओपनर है। अभी हाल ये में आप एक वाकया जो अगर हुआ था अभी दिल भी- दहला देने वाला कराची में, जो एक उसके जेब से पर्ची भी निकली जिस शख्स ने खुद को आग लगा ली। खुदकुशी हराम है, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी तरह इस बारे में सर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। कत्ल और ये कहेंगे, फिर कत्ल जमहूरियत करवाया खतरे जा में रहा है, पड़ लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि कहेंगे वो जमहूरियत खुदकुशी कर खतरे ले। में पड़ जाएगी। फिर जिस वो बंदे कहें की नहीं, देखें जिस हमारे बंदे ऊपर की इतनी जेब जान में लगा। पैसे नहीं है, वो खाली जेब घर आता है ना जब मजदूर। अच्छा, और फंड उसके तो आप पास खाए घर वालों गए को हैं। रोटी सुप्रीम देने के कोर्ट लिए ने पैसे कल नहीं कहा है, है कि तो खुदा फिर के क्या लिए करेगी? जंगलात सरकारी जो है वो तो बख्श दें। वो नवाब शाह में जंगलात भी मलक रियाल को उसामा दे साहब दिए। सबसे ज्यादा ये जंगलात रिपोर्ट नवाब के शाह अंदर- के भी मलक रियाल को खैर साहब, दे दिए। रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि खुदकुशी के रुझान शादीशुदा औरतों में ज्यादा है। जिसके पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है ना, वो क्या करेगी? मुझे एक बात बताएं। यकीनन बड़ी दुख की बात है। और मुझे वाकई भी याद आ गया जो हाल ही में हुआ कि वो एक शख्स से बच्चे ने कपड़े मांग लिए बाप से, तो वो उसके पास थे नहीं सर्दी के लिए स्वेटर वगैरह, तो वो एक वाकया अफसोसनाक हुआ कि उसने खुद को आग लगा ली। तो उसके बाद एक शख्स ने वहाँ पर एक दुकान सी खोली कि अगर किसी के पास अपने बच्चों के कपड़े नहीं हो मुझसे ले ले, तो पुलिस ने आके उसको कहा कि ये तुम दुकान यहाँ से हटाओ। तो ये अजीब वाकयात हो जाते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि यहाँ गरीब तो खुदकुशी कर रहा है, लेकिन उन पर हुकूमत करने वाले 163 अरब रुपया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर लगाते हैं। 163 अरब रुपया। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। साबिक हुक्मरानों की अयाशी का सिर्फ एक अंदाज आपको मैं बता रहा हूं, सिक्योरिटी पर 200 अरब रुपया तकरीबन मांग चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब पर अगर लगाया जाए। अब ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, अगर ये गलत हैं तो फिर तो मौजूदा हुकूमत पर केस होना चाहिए। अब इसका क्या जवाब है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। 5 अपने ज़ाती घर अलग हैं, उसके अलावा 5 बना दिए। खरल साहब, ये मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, 163 अरब रुपया जरदारी साहब पर खर्च हो गया। 163 अरब रुपया इस कौम का। बिल्कुल, और ये अदाद-ओ-शुमार है और मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म की फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये पेश किया। और उससे पहले भी हम बारहा करते रहे चीज़ें, ये निशानदेही इस चीज़ की कि जरदारी साहब के भी माशाल्लाह 3 कैंप ऑफिस थे। और फिर ये सिक्योरिटी का हेड है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे तईशात, नवाज़शात, जो तोहफे तहफ़ लोगों को देने लेने, पैसे आपने जो ज़रूरत के अखराजात है वो सिक्योरिटी के नाम पे डाल दिए थे, इसलिए ये इतने ज़्यादा पैसे बने। और दूसरा, आप अगर बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, तो शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी की एक तो तादाद उनकी जाती उम्रा के ऊपर ही सिर्फ 2753 लोग थे जो पुलिस वाले थे। फिर जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ यानी 2 अरब 14 करोड़ और 13 लाख रुपए खर्च हुए। फिर जाती उम्रा के अतराफ में जो बाड़ लगाने पर, यानी जो दीवार खड़ी की गई ना, जो फसील खड़ी की गई पुख्ता, उनके ज़ाती घर पे, उनके महल पे जो खड़ी की गई अतराफ में 27 करोड़ रुपया उस पर लगा। सिर्फ बाढ़ थी सर, माशाल्लाह घर भी तो देखे ना। फिर अब नवाज शरीफ ने लंदन में जो निजी दौरा किया, 25 करोड़ 25 दौरे किए सर, सैकड़ों हजारों पर, हाँ जी, सैकड़ों एकड़ों पर के अच्छा, हजारों कनाल बन गया। हाँ जी। अब बैरून मुल्क इलाज के लिए एक तो 25 निजी दौरे किए। शहबाज शरीफ साहब ने 872 करोड़ 59 लाख रुपए से जायद खर्च किए। और नवाज शरीफ के त्यारे को 550 से जायद मरतबा यानी 556 मरतबा उन्होंने इस्तेमाल किया। अब मामला ये है, वज़ीर-ए-आज़म का जहाज है, कोई मसला और नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि मैं साइकिल पे चल लूंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा, मेरा नाम बदल देना, लेकिन मैं नया जहाज नहीं लूंगा, उसको ठीक नहीं कराऊंगा हेलीकॉप्टर पे। वो हेलीकॉप्टर उन्होंने ठीक भी कराया और उस पर नए हेलीकॉप्टर जितने तकरीबन पैसे लगवाए उन्होंने,
और ये अपनी कई बार जो है ना थूका हुआ कुछ अड़ता नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई और नया हेलीकॉप्टर रशिया का खरीदा हाँ जी। खरल साहब, एक हेलीकॉप्टर गिरा भी था, रुपए का एक गिरा भी था अफगानिस्तान में। नया हेलीकॉप्टर। तो अब मामला ये है कि ये लोग जो है ना, मैं सिर्फ इतनी बात है जो हुकूमत ने भी कहा है ना, मुराद सईद ने, कि हम इनसे फैसला किया है कि वापस लेंगे एक माह के अंदर। ये सवाल ये सवाल है, आपने अताउल्ला कासमी से पैसे वापस ले लिए? नहीं। आपने अबसार आलम जो है वो जो काली पेड मीडिया के जो अंदर छुपी हुई थी और जो जिसने ओहदा लिया, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने पैसे वापस ले लिए? अभी आपने भड़क लगा दिया। बाबर साहब, आप घर तो निराम हो नहीं सका, आप इनसे अरबों रुपए लूटा हुआ निकलवा नहीं सके, आप 200 अरब स्विस बैंक से ला नहीं सके, आप दुबई से 1.1 ट्रिलियन की जायदादें थी वो निकाल के ला नहीं सके, आप आज चीमा से रिकवर नहीं कर सके पैसे, आप फवाद को जेल में रख के नहीं कर सके, शहबाज शरीफ साहब से, उनके दामाद से, टाइम नहीं है, उनके बेटों से, तो क्या ये आप जब वापस ले लेंगे? बाबर डोगर साहब, आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, वो नेमा चंदन, वो खातून जो इनका साहब बालदा के साथ थी, 350 मुलाजिम। मेरी एक बात सुने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर अपनी वालदा की जाती खिदमतगार जो उनको दबाती हैं, उनको तनख्वाह अपनी जेब से दे नहीं, आपने फोटोग्राफर बल्ती फिर वो कुछ नहीं। खैर साहब, अभी उस बल्ती को तो छोड़ दें, आप साइड पे कर दें। उनकी वालदा की जाती खिदमतगार जो उनको दबाती हैं, उनका नाम है नेवा चनंदीन। अगर वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से तनख्वाह 45,000 रुपया लेती थी और दबाती नवाज शरीफ की वालदा को थी, अगर ये नहीं ना दे सकते तो ये 200 अरब देंगे, तो बाकी तो आप छोड़ दें। इनके घरों के खर्चे, वो डिप्टी सेक्रेटरीज, वो सेक्शन अफसर, इनके घरों में टॉयलेट का जो साबुन भी आता था, टिश्यू पेपर भी आता था, वो भी सरकारी आता था। शर्म नहीं, कैश निकाल के कंट्रोल बाकी आप चीजें छोड़ दे। मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाती उमरा या इनके जाती घरों का टॉयलेट पेपर जो था वो भी सरकारी आता था। एक लुकमा भी अपनी जेब से नहीं खाते थे, ना खुद, ना अपने मुलाजमीन को, ना अपने बच्चों को, ना अपनी फैमिलीज को। बिल सरकारी, टेलीफोन का खर्चा सरकारी, कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है, कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी खाते में चढ़ गई, इसकी मेंटेनेंस, इसकी रेनोवेशन, इस पर अगर एक दिया सिलाई भी आनी है ना, वो भी सरकारी खर्चे से आएगी। तो इसीलिए तो ये अपने सारे घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते हैं। ऐसे मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, ऐसे मुल्क में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो सकता जहाँ पर हुक्मरान 200 अरब रुपया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर लगा जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा? बाकी खर्चे अलग हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।